आज हम लोग रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे। फिर न इसका मॉडिफिकेशन है, उसको कहते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो पहले रदरफोर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड्स ऑफ मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। इसके पहले भी ना थॉमसन मॉडल था, जो कहते हैं ना कि जैसे तरबूजा में ना उसके बीज छिपे रहते हैं, वैसे ही ना इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, पिरोए रहते हैं एटम के अंदर। लेकिन उस सही नहीं हुआ, युक्ति संगत नहीं हुआ। तो फिर डाल्टन साहब का आया और डाल्टन साहब ने क्या कहा, उनकी बातें लगभग सब सही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि एटम इज अनडिजेबल, मतलब परमाणु क्या है, अविभाज्य है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन और सारी बातें तो सही थी, लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि एटम इज कंपोज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और उसके बाद तो ये कावा साहब ने 1931-32 में उसको भी तोड़ दिया, और तोड़कर उन्होंने एंटी प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसन, पायोन आदि पार्टिकल्स भी पाए। तो डाल्टन साहब का यह थ्योरी फेल कर गया है। बस एक बात हुई, और बातें सही थी लगभग। फिर उसके बाद रदरफोर्ड साहब का मॉडल आया, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो रदरफोर्ड साहब मॉडल ऑफ एटम में सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि सोना के पतले पत्थर पर, थिन फॉयल ऑफ गोल्ड, सोने के पतले पत्थर पर अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा बीटा गामा होता है, तो अल्फा पार्टिकल्स से ना बम्बार्डमेंट कराए, आघात कराए, और उससे 3 तरह की घटनाएं हुई, जिस आधार पर इनका एक्सपेरिमेंट है। तो इसको कहते हैं हम लोग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मतलब दिस मॉडल ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और जिस एक्सपेरिमेंट में क्या है, तो थिन फॉयल ऑफ गोल्ड पर ना अल्फा कणों से, अल्फा कण किसे कहते हैं, तो हीलियम आइटम से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बीटा, और गामा क्या है, वेव है, तरंग है, लहर है। तो उस सब बात छोड़िए, अल्फा के बारे में जानेंगे हम कि 2 पॉजिटिव हीलियम आयन इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। तो यह मॉडल अल्फा बिखराव प्रयोग पर आधारित है। अल्फा उसका नाम है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, तो सोने के पतले पत्थर पर ना बम्बार्डमेंट कराया, किससे, तो अल्फा पार्टिकल से। तो इस पर 3 तरह की घटनाएं घटी, जिस पर उनका व्याख्या की उन्होंने आगे। तो ये हो गया आपको थिन फॉयल ऑफ गोल्ड। और जैसा कि आपको मालूम है कि बीच में क्या होता है, तो न्यूक्लियस होता है। तो ये न्यूक्लियस है, इसको Q+ लिखते हैं, इसी से साबित हो जाएगा। तो और इसको बड़ा क्यों बनाते हैं, इसको छोटा क्यों बनाते हैं, तो इस पर ना, इसमें इन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करें। तो उन्होंने देखा कि कुछ रे क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में ना आर पार कर जाती है। कुछ क्या होती है
कि अपने मार्ग से न डाइवर्ट, यहाँ से ही डाइवर्ट हो जाती है, ये विचलित हो जाती है और शेष किरणें जो हैं, जो रिमेनिंग रेज है, वो क्या होती है, इससे जाती है और टकरा कर सेम एंगल से 180 तक लौटती है। लेकिन कैसे बनाते हैं तो बच्चों को समझ में आए। तो ये गई और फिर वापस आई और इनको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स मतलब हीलियम प्लस 2 आयन। हीलियम प्लस 2 आयन को क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। तो जब इस थिन फॉइल ऑफ गोल्ड पर ना इससे बम्बार्डमेंट कराया गया तो 3 तरह की घटनाएं जब देख रहे हैं। सम रेज आर ना पासिंग थ्रू आवर स्ट्रेट लाइन, some are divert from their path and remaining are reverse in same direction। तो 3 तरह की घटनाएं हुई। तो इस पहली घटना जो रे आर पार करती है उसको इस आधार पर इन्होंने कहा कि द मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो और इम्पटी। एटम का क्या है, अधिकांश भाग क्या है, खोखला है चाहे खाली है। अब खोखला थोड़ा हॉलो और इम्पटी दोनों दो शब्द है। जेब में पैसे नहीं है तो जेब हॉलो नहीं है, इम्पटी है। बाल्टी में पानी नहीं है तो बाल्टी हॉलो नहीं है, इम्पटी है। लेकिन पाइप, पूल, साइफन वगैरह क्या होता है, आर पार जो कर जाता है उसको हॉलो कहते हैं। तो इस आधार पर कहा उन्होंने कि एटम का क्या होता है, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम क्या होता है, तो खोखला होता है चाहे इम्पटी होता है, खाली होता है। दूसरा उन्होंने कहा जो अपने मार्ग से क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई, तो इसको इन्होंने कहा कि अल्फा कणों के आवेश के समान, बराबर नहीं, गौर कीजिएगा, समान और बराबर में अंतर होता है। अल्फा कणों के आवेश के समान आवेश एटम में वर्तमान है। इसी से यह साबित होता है कि नाभिक क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो आप बता दिए, अगर आप हम आपसे पूछे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड इक्वल, तो क्या जवाब होगा, कोई जवाब ना, तो समझ लीजिए 1 फीट लोहे की रॉड है और 1 फीट सोना की रॉड है। दोनों की लंबाई क्या है, सिमिलर है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। ये लंबाई में बराबर है लेकिन दोनों दो चीज है। एक क्या है, एक लोहा है, एक क्या है, गोल्ड है। उसी तरह ये आवेश दोनों पॉजिटिव है लेकिन बराबर नहीं है। इस पर 2 पॉजिटिव आवेश है, इस पर 1 भी हो सकता है, मोर देन भी हो सकते हैं। तो क्योंकि आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये एक समान तो है लेकिन बराबर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कोई चीज डाइवर्ट तभी करेगा क्योंकि अपोजिट में क्या होता है, आकर्षण होता है, और समान में क्या हो, समान इक्वल में क्या होगा, डिसअट्रैक्शन होगा। समान में विकर्षण होता है, असमान में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये विकर्षण हुआ, इस आधार पर इन्होंने साबित किया कि नाभिक क्या होती है, केंद्रक क्या होती है, न्यूक्लियस क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। दूसरे के के आचरण पर बतला दिए। पहला बतला है कि खोखला है, दूसरा बतला है कि इसमें ना विचलन हो रहा है, मतलब समान में ना विकर्षण होता है, असमान में आकर्षण होता है। इस आधार पर उन्होंने साबित किया कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। और जो रे गई या फिर उसी डायरेक्शन में सेम एंगल पर लौट गई, उसको उन्होंने कहा कि इन किरणों का क्या होता है, यहाँ अवरोध हो रहा है, रुकावट हो रहा है, विरोध हो रहा है। ठीक वैसे ही गेट खुला है तो आप इन कर जाते हैं, लेकिन अगर गेट बंद हो तो आप इन नहीं कर सकते हैं। तो इसका निष्कर्ष उन्होंने यह बतलाया, तात्पर्य यह बतलाया कि
आइटम का जो भी द्रव्यमान है उसके मिडिल पार्ट में, उसके मध्य भाग में क्या है, अवस्थित है। अवस्थित मतलब ना स्थित और भी अवस्थित में भी अंतर होता है। जैसे आप यहाँ पर हैं तो हम हैं तो क्या है, अवस्थित, स्थित हैं। आप चले जाइएगा, हम चले जाएंगे, बेंच चला जाएगा, कुर्सी चला जाएगा, लेकिन ये मकान नहीं जाएगा। तो जो मूवेबल है वह ना स्थित है, लेकिन जो मूवेबल नहीं है, हट नहीं सकता है, वह अवस्थित है। तो उन्होंने कहा कि ये जो पीछे लौट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एटम का जो द्रव्यमान है वह क्या है, उसके मध्य भाग में अवस्थित है, और उसी को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये 3 तरह की घटनाएं हुई, और 3 तरह की घटनाओं से उन्होंने 3 निष्कर्ष निकाला, और इस आधार पर उन्होंने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया। तो पहला उन्होंने क्या बतलाया कि द शेप ऑफ एटम इज स्फेरिकल। परमाणु का आकार क्या है, तो गोलाकार है। परमाणु का द्रव्यमान क्या है, उसके मध्य भाग में अवस्थित है। जो क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योगफल होता है। तीसरा उन्होंने क्या बतलाया कि नाभिक क्या होती है, धनावेशित होती है। और चौथा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये तो हो गया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस ना कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ में, सकेंद्रीय वृत्ताकार पाथ में। सकेंद्रीय मतलब जिसका केंद्र क्या हो, एक समान हो, यहाँ से मिलेगा तो दूरी से यहाँ से मिलेगा तो दूरी, तो इस तरह के बातें हम लोग सकेंद्रीय चाहे कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ में स्पिन करता रहता है। अब स्पिन जो क्रिकेट में बॉल होता है, उसकी जो गति होती है वह, उसको हम लोग स्पिन कहते हैं, क्योंकि वह नाचते हुए आगे बढ़ता है। आगे तो बढ़ता है लेकिन नाचते हुए बढ़ता है। तो वह लट्टू की भी चाल जो होती है वो भी स्पिन है, और क्रिकेट का बॉल भी। तो वही कह रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्रण करते रहता है। और पांचवा और अंतिम जो ना सही नहीं है, अधूरी है, चाहे क्या कहें, सही नहीं बता पाए, बड़े लोग हैं, लेकिन साइंस है, रोज रिफॉर्म होता है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो आकर्षण बल है, नाभिक क्या है, पॉजिटिव है, और न्यूक्लियस नाभिक पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है। तो इन दोनों को कौन बैलेंस करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको, इसमें ना कार्य करता है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपकेंद्रीय बल चाहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स संतुलित करता है। तो ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की बातें थी। सब सही था, पांचवा थोड़ा सा नो सही नहीं है, इसलिए इसी का मॉडिफिकेशन बोर साहब किए। तो ये हुआ रदरफोर्ड ऑफ मॉडल ऑफ एटम। एक बार फिर सुन लीजिए। द शेप ऑफ एटम इज स्फेरिकल। दूसरा कि परमाणु का जो भी द्रव्यमान है, द मास ऑफ एटम इज सब्स्टिट्यूटेड इन द मिडिल पार्ट ऑफ द एटम। थर्ड, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। और चौथा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर
सकेंद्रीय वृत्ताकार पथ कंसंट्रिक सर्कुलर पाथ में चक्रण करते रहता है और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच के आकर्षण बल को स्थिर गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित किया रहता है, जिसको न सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है। तो फिर इसके बाद आया, ये हो गई, एक बात सही नहीं थी इसमें अंतिम, इसके बाद इसका मॉडिफिकेशन बोर साहब किए। उन्होंने कहा कि डेनमार्क के भौतिक वैज्ञानिक थे नील्स बोर साहब। उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड साहब की ना सभी बातें क्या है, युक्ति संगत, अंतिम बातें क्या है कि युक्ति संगत नहीं है, इसलिए कि जब कोई सूक्ष्म, इलेक्ट्रॉन क्या है, सूक्ष्म है और निगेटिव चार्ज भी है, जब कोई सूक्ष्म ऋणावेशित कण क्या करेगा, किसी पॉजिटिवली चार्ज के चारों ओर स्पिन करेगा, चक्रण करेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके ऊर्जा का ह्रास होगा। और जब ऊर्जा का ह्रास होगा तो चक्रण की उसकी परिधि क्या होगी, सरकमफ्रेंस क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में ही ड्रॉप कर जाएगा। तो यही एक ना इस सही बात नहीं थी रदरफोर्ड साहब में, अंतिम बात। तो इसका करेक्शन बोर साहब ने अपने मॉडल में किया। अब इसके बाद बोर्स मॉडल ऑफ आइटम, बोर्स मॉडल ऑफ आइटम, ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ आइटम का क्या है, करेक्शन है। तो ये ना, ये किस पर आधारित है, तो ये आधारित है क्वांटम थियरी, क्वांटम थियरी, क्वांटम सिद्धांत पर आधारित। तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, वह ना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पर आधारित था। इनका जो मॉडल है क्वांटम थ्योरी पर आधारित है। इसके अनुसार ना क्वांटम थ्योरी क्या कहता है कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन किसी खास ऑर्बिट में रहता है, उसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती है। तो कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन की न ऊर्जा का क्षय कंटिन्यूअस नहीं होता है, कंटिन्यूअस न होकर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, अर्थात असतत होता है। मतलब जब तक किसी खास सेल में ऑर्बिट में रहेगा, उसका ऊर्जा में कोई क्या होगी, कोई ह्रास नहीं होगी। जब वह नीचे से ऊपर कूदेगा, चाहे ऊपर से नीचे कूदेगा, तभी उसकी ऊर्जा में क्या होती है, डिफरेंसेज होती है, जो कितने के बराबर होती है, एक क्वांटा के बराबर होती है। तो ये क्वांटम थियरी के आधार पर इन्होंने इसका मॉडल प्रस्तुत किया कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ह्रास कंटिन्यूअस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, और ऊर्जा का ना रेडिएशन विकिरण क्वांटा में होता है, जो कितने बराबर होता है, h न्यू बराबर डिफरेंस एनर्जी क्या होती है, एक क्वांटा के बराबर होती है, एक क्वांटा, जहां h क्या है,
प्लांक्स कांस्टेंट है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, प्लांक के साइंटिस्ट है, उनके नाम पर है। और न्यू क्या है, विकिरण का कंपनांक है। तो लिख लीजिए वेयर H is equal to Planck's constant और न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जैसे सूर्य से किरण निकलती है तो क्या होता है, रेडिएशन होता है। बल्ब जलाते हैं तो क्या होता है, रेडिएशन होता है। तो एच क्या है, प्लांक्स का ना नियतांक है और ये विकिरण का कंपनांक है। तो यही ये क्वांटम थियरी के आधार पर इन्होंने इसको क्या किया कि डिफाइन किया। तो कहा कि इन्होंने कहा कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन किसी खास ऑर्बिट में रहेगा उसके ऊर्जा में कोई अंतर नहीं होती है। जब वह एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर, इलेक्ट्रॉन चलता नहीं है याद रखिएगा, जंप करेगा तब उसके ऊर्जा में अंतर होगी। और वह कितने के बराबर होगी, तो डेल्टा ई बराबर एच न्यू, जहाँ ई क्या है, एनर्जी है। तो इसको ऐसे समझे। परमाणु का मॉडल आप जान गए हैं। गोल बनाना है। अगर इसकी एनर्जी 1 है, E1 है, तो क्या होगी, इसकी E2 होगी। तो बोर साहब के अनुसार कि जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है उसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं होगी। स्वाभाविक है, जब तक इसमें स्पिन करेगा उसकी ऊर्जा में कमी नहीं होगी तो उसकी परिधि नहीं घटेगी। तो उनका जो कहना था ना कि तो इन्होंने कहा ना कि बात सही नहीं है फिर, कि जब तक किसी खास में रहता है उसकी ऊर्जा में कमी नहीं होती, इसलिए इसकी परिधि छोटी नहीं होगी। तो अगर इसकी E2 है और इसकी E1 है तो हम क्या करेंगे, अधिक में से कम को घटाएंगे तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू, एक क्वांटा। और इस डिफरेंस के लिए ना डेल्टा लिखते हैं अंतर के लिए, और एनर्जी है तो क्या हो गया, ई हो गया, और इसको एच न्यू पढ़ते हैं, इसी को कहते हैं क्वांटा। मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट, इसमें रहे चाहे इसमें रहे, उसके ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती। जब वो जंप करेगा तभी उसके ऊर्जा में कमी होती है, जो एक क्वांटा के बराबर होती है। तो ये बोर साहब का कंसेप्ट हुआ। और इन्होंने जो रिमार्क किया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट के अनुसार जब कोई ना स्मॉल नेगेटिव पार्टिकल किसी पॉजिटिव पार्टिकल के चारों ओर स्पिन करता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके ऊर्जा का ह्रास होता है। और जब ऊर्जा का ह्रास होगा तो क्या होगा, उसके चक्रण की परिधि क्या होगी, छोटी होगी। और छोटी होगी तो जैसे समय बीतता जाएगा वह उससे भी छोटी होती जाएगी। और अंत में एक ऐसा समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नाभिक में ही ड्रॉप कर जाएगा। तो ये ड्रॉबैक था, रदरफोर्ड साहब का ड्रॉबैक था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सब केंद्रीय वृत्ताकार पथ में चक्रण करते रहता है।
जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करता है। उसके उन दोनों के बीच जो स्थिर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करता है। इसके लिए उन्होंने बतलाया, क्या बतलाया, ये तो हो गया आपका बोर साहब का। अब उसका ना कैसे आप खुद से ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप जाते हैं दौड़ने फील्ड में तो क्या करते हैं, सबसे बड़ा चक्कर लगाते हैं और जैसे सब थक भी जाते हैं आपके पर चक्कर की दौड़ने की क्या होती है, उसकी ना रेंज क्या घटती जाती है और जब बिल्कुल थक जाते हैं तो अंत में बैठ कर क्या करते हैं, सुस्ताने लगते हैं। ठीक वैसे ही बात को उन्होंने बोर साहब ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है जो स्पिन कर रहा है। तो रदरफोर्ड का ये पहला दोष है कि ना कि यह जो रदरफोर्ड का जो मॉडल है सो क्या है, अस्थायी मॉडल है। इसलिए कि जब इलेक्ट्रॉन ही नाभिक में ड्रॉप कर जाएगा तो परमाणु का शेप क्या होगा, गोलाकार नहीं रहेगा। और फिर उन्होंने कहा कि यदि इसका नाम स्पेक्ट्रम हम लें तो स्पेक्ट्रम ले तो क्या होगा, उसमें ब्रॉड बैंड मिलेगा। ब्रॉड बैंड मिलेगा, ब्रॉड माने चौड़ा होता है, तो उसमें ब्रॉड बैंड कहने का मतलब ऐसा चौड़ा चौड़ा ना बैंड, झुका झुका मिलेगा। इसलिए आप जो शादी विवाह में बाजा बजाता है उसको कहते हैं बैंड बाजा, उसमें झुका झुका रहता है जिसको सब मुंह से फूकता है। तो ऐसा ब्रॉड बैंड मिलना चाहिए। लेकिन हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होता है, शार्प लाइन मिलती है। शार्प लाइन मिलती है, इसको ब्रॉड बैंड कहते हैं। ब्रॉड जैसे बड़ी लाइन का कहते हैं ना ब्रॉड बैंड, ब्रॉड गेज, ब्रॉड बैंड। ऐसा क्या है, शार्प लाइन, तीक्ष्ण रेखाएं मिलती हैं। तो ये दोनों ने उन्होंने फॉल्ट निकाले। पहला कहना कि इनका क्या है, परमाणु का नमूना जो सो क्या है, अस्थायी है। और अगर हम उसका वर्ण पढ़ लें तो क्या होगा, ब्रॉड बैंड, सॉरी उसका स्पेक्ट्रम ले तो क्या होगा, उसमें ब्रॉड बैंड मिलना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या मिलती है, तीक्ष्ण रेखाएं मिलती हैं, शार्प लाइन्स मिलते हैं। इसलिए ये अस्थायी नमूना को प्रतिनिधित्व करता है। और बोर साहब का नाम कहे कि जब तक वह किसी खास कक्ष में रहेगा उसमें ना कोई डिफरेंसेज नहीं होगा, उसके ऊर्जा में कोई डिफरेंसेज नहीं होगा। जब वह जंप करेगा तभी डिफरेंसेज होगा, जो कितने के बराबर होता है, तो 1 क्वांटा के बराबर होता है। लेकिन इसमें भी दोष है, बोर साहब में भी दोष है। कोई चीज ना कुछ ना कुछ उसमें विसंगतियाँ होती हैं, त्रुटियाँ होती हैं। लेकिन फिर भी ये लोग महान साइंटिस्ट हैं, रदरफोर्ड साहब भी और बोर साहब को तो कहना नहीं।
तो पहला तो ये है कि बोर साहब का जो मॉडल है वह केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन वाले तत्व, तो नेचुरली तो हाइड्रोजन में एक होता है और दूसरे में नहीं होता है। हाइड्रोजन में एक होता है, हीलियम में दो होता है, और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसमें 3 हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इसको अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो एक, दो बस में से एक निकल गया तो एक बचेगा, और इसमें 3 है तो इसमें, तो ये एक इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट है। तो इन्होंने इस बोर साहब का जो नमूना है ना, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट के लिए क्या है, सही है, लेकिन अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी व्याख्या करने में क्या है, ये सक्षम नहीं है। फिर दूसरा क्या है, इन्होंने कहा कि जब तक किसी खास कक्ष में रहता है उसकी ऊर्जा में कमी नहीं होती है। लेकिन एक दूसरे साइंटिस्ट हैं हाइजेनबर्ग साहब, उन्होंने कहा कि किसी भी ना गतिमान कण की ऊर्जा निश्चित नहीं हो सकती है। किसी भी गतिमान सूक्ष्म कण की ऊर्जा क्या होती है, निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। तो यहाँ भी फेल हो गए। और जिन परमाणुओं के में ना एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं केवल हाइड्रोजन में ना एक है, हीलियम में क्या है, 2 है, लिथियम में क्या है, ज़्यादा मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है। जो एलिमेंट हैं उसके उनका आकार क्या होता है, तो गोलाकार नहीं होता है। तो कैसा होता है, तो अंडाकार होता है। तो अंडाकार और गोलाकार में अंतर हो गया। गोलकार में क्या होता है, राउंड होता है, लेकिन अंडा तो देखते हैं वो गोलाकार नहीं होता है। तो ये केवल एक और एक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो इनका सही है, लेकिन अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह क्या है, उसका शेप अंडाकार ना होकर गोलाकार होता है। मतलब जिन एलिमेंट में एक के अलावा 2, 3, 4 वगैरह ऑर्बिट भी और होते हैं, उनका आकार क्या होता है, तो गोलाकार नहीं होता है, उनका आकार अंडाकार होता है। और इन्होंने कहा क्या है नाभिक क्या है, उसके मध्य भाग में क्या है, अवस्थित है, मतलब मूवेबल नहीं है। लेकिन आज यह प्रमाणित हो चुका है कि न्यूक्लियस भी क्या करती है, अपने ना इस एक्सिस पर, अपने अक्ष पर ना स्पिन करते रहती है। इसलिए ये भी बात सही नहीं है कि नाभिक क्या है, उसके मध्य भाग में अवस्थित है। नाभिक स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, वह अपने ना स्पिन करती रहती है। और ये छोटी छोटी बातें हैं, होती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, ये लोग महान लोग हैं, बहुत इनका योगदान है फिजिक्स का। ये फिजिक्स तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स का पार्ट है, तो फिजिकल केमिस्ट्री का ये चाहे फिजिक्स का, ये इन लोगों का महान योगदान है। तो ये मॉडल ऑफ एटम हुआ, और यही चलता है, बोर साहब के मॉडल को ही मान्यता मिली हुई है। तो ये हुआ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और बोर मॉडल ऑफ एटम। और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ना, इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल, पढ़ेंगे ऑर्बिट, पढ़ेंगे और ऑर्बिट में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिटल पढ़ेंगे, चाहे सब सेल भी उसको कहते हैं, और ऑर्बिटलों में कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे आप तो जानते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी 10 होते हैं, एफ में 14, लेकिन क्यों होते हैं ये पढ़ेंगे। और उसके बाद
जब यह जान जाएंगे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर possible in any orbit or orbital, then after we discuss about electronic configuration. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। अलविदा। और अगर आपको हमारी सही लगे तो इसको अपने मित्रों में शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुत शांति से सुनते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।